टेंडेंसी होता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फाइव kg का एक ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ है। म्यू एस का वैल्यू 0.4 है, म्यू के का वैल्यू 0.3 है। ठीक है, अब अपना कुछ सवाल है। फर्स्ट, फाइंड लिमिटिंग friction. Second, find limiting friction and ठीक है, find limiting friction and find friction force एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ये दो चीज अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का बात करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। म्यू का वैल्यू अलग अलग बात कर रखा है, म्यू एस इंटू एन। और नॉर्मल यहां पर वेट के बराबर जो भी इस पे नॉर्मल लग रहा है इसका वैल्यू mg के बराबर होगा 50 न्यूटन। तो 0.4 म्यू एस का वैल्यू 0.4 इंटू 50 20 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू वो 20 न्यूटन के बराबर है। दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है। तो आंसर है 0। क्यों 0? क्योंकि ना तो यहां पर रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी है, कोई इसको धकेल तो रहा नहीं है। क्या ये खिसकना चाहता है? नहीं, कोई इसको खिसकाने वाला नहीं है। तो ना तो ये खिसकना चाहता है और ना ये खिसक रहा है। अगर खिसकना चाह रहा होता तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाता, या स्लिपिंग हो रहा होता तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता। तो यहां पर ये पड़ा हुआ है, ना तो रिलेटिव मोशन है ना रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी है। सो देयर इज नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कब लगता है? जब फ्रिक्शन का जरूरत होता है। तुम फ्रिक्शन को बेवकूफ नहीं बना सकते, उसको पता है कि इसको कब लगना है। एक बहुत ही कॉमन सा मिसकंसेप्शन फ्रिक्शन में, और वो ये है कि जब पूछा जाता है ना यहाँ फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो लोग बोल देते हैं ये वाला 20 न्यूटन म्यू इंटू एन। ये लिमिटिंग, ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, इतने तक लग सकता है। कितना लगेगा ये तो डिपेंड करता है जरूरत पर। अब जैसे एक दूसरा सवाल देखते हैं। डेटा यही है, इस ब्लॉक पर यहां से 15 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। या कुछ 18 न्यूटन ले लेते हैं। 18 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। हमसे सीधा एक बात पूछा जा रहा है, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ये अपना सवाल है।
सॉल्व करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स अगर कैलकुलेट करना है कि कितना लग रहा है, तो एक काम हमेशा करना, वहां पर कितना स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन और अवेलेबल काइनेटिक फ्रिक्शन, इन दोनों का वैल्यू हमेशा लिख के रख लेना। जरूरत है या नहीं है वो बाद का बात है, और मोस्ट ऑफ द टाइम उसका जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम किसी भी फ्रिक्शन के क्वेश्चन में स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू लिख के रखोगे। तो पहले हम ये काम कर ले रहे हैं, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू म्यू एस इंटू एन, मतलब म्यू एस एम जी, तो ये वही वाला हो गया 0.4 इंटू 5 इंटू 10, 20 न्यूटन। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है, म्यू के इंटू एन, मतलब म्यू के एम जी, 0.3 इंटू 5 इंटू 10, 15 न्यूटन। इतना फ्रिक्शन अवेलेबल है। अब फ्रिक्शन का जरूरत कितना है, 18 न्यूटन लगा रहे हैं, तो स्लिपिंग को रोकने के लिए इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन का जरूरत है, और कितने का जरूरत है, जरूरत है 18 न्यूटन का। तो सवाल है कि क्या 18 न्यूटन लग सकता है, तो भाई हाँ, फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम है, देखो काइनेटिक फ्रिक्शन तो 18 से कम दिख रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन तो बाद में आएगा, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन में जान है वो रोके रखेगा। एक बार स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रोक पाया तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना अवेलेबल है, 20, और यहां स्लिपिंग को रोकने के लिए जरूरत कितने का, 18। तो बिल्कुल फ्रिक्शन जो है यहां पे स्टैटिक लग रहा होगा, और कितना लग रहा होगा, 18 न्यूटन के बराबर लग रहा होगा। बात क्लियर है, ठीक है। सिचुएशन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। मान लो ये 21 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, 21 न्यूटन लग रहा है, और सवाल वही है, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो फिर से वही बात है कि हम सबसे पहले स्टैटिक का लिमिटिंग वैल्यू और काइनेटिक फ्रिक्शन का अवेलेबल वैल्यू लिखकर रख लेंगे, 20 न्यूटन और 15 न्यूटन ये है। अब हमसे पूछा है फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो यहां पर 21 न्यूटन का फोर्स अगर लगा रहे हैं, तो स्लिपिंग को रोकने के लिए 21 न्यूटन चाहिए। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन में दम है कि वो 21 न्यूटन दे सके, नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन तो मैक्सिमम 20 न्यूटन लग सकता है, इसका मतलब स्लिपिंग तो नहीं रुकेगा। यहां पर स्लिपिंग स्टार्ट हो चुका है, और जब स्लिपिंग स्टार्ट हो चुका है तो अब कौन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो फ्रिक्शन यहां पर F जो है उसका वैल्यू Fk के बराबर है, और फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन जब लगेगा तो फिक्स वैल्यू है 15 न्यूटन। तो कोई अगर पूछता कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, यहां तो नहीं पूछा गया, लेकिन अगर पूछ लिया जाता तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो जाता 21 - 15/5, 6/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जब तक स्लिपिंग का टेंडेंसी है स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। एक और सिचुएशन देखते हैं। यहां कोई फोर्स नहीं लगाया गया है, इस ब्लॉक को इधर 4 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी देकर छोड़ दिया गया। सवाल वही है, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। बहुत छोटे छोटे बेसिक सवालों से हम लोग फ्रिक्शन को समझने का कोशिश कर रहे हैं। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। अब क्या हो रहा है कि जब इसको वेलोसिटी देकर छोड़ दिया गया है, तब तो ये ब्लॉक इस सरफेस पर चल रहा है, डेफिनेटली यहां पर स्लिपिंग हो रहा है, मतलब दो सरफेस के बीच में यहां रिलेटिव मोशन चल रहा है। और अगर रिलेटिव मोशन चल रहा है तो यहां पर फ्रिक्शन कैसा एक्ट कर रहा होगा, काइनेटिक।
तो F का वैल्यू Fk के बराबर है कितना? 15 न्यूटन। बात क्लियर है? तो यहां पर भी क्या हो रहा था? यहां पर भी रिलेटिव मोशन हो रहा था या स्लिपिंग हो रहा था। यहां पे सिचुएशन को और थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस ब्लॉक पर ऊपर से एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। और यहां से हम लोग 22 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं। और सवाल वही है, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करके रख लेंगे। तो भाई स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू Fs maximum is μs into n। अब नॉर्मल कितना है? नॉर्मल अब इसके वेट के बराबर नहीं है, नॉर्मल जो है वो बढ़ चुका है। तो जो नॉर्मल यहां से लग रहा है नीचे mg हो गया 50 न्यूटन। तो नॉर्मल का वैल्यू कितना है? n -50 -10। तो 50 न्यूटन तो पहले से था, 10 न्यूटन और दबाने लग गए तो नॉर्मल का वैल्यू 60 न्यूटन हो गया इस बार। तो एक और चीज ध्यान रखना, नॉर्मल का वैल्यू हमेशा mg के बराबर नहीं होगा, तो सिचुएशन से देखना पड़ेगा। एक मिसकंसेप्शन क्या है ना कि हम लोग को लिखते लिखते ऐसा आदत पड़ जाता है कि हम लोग को स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू लिखना है तो हम लोग μs × n लिखते हैं और μs mg लिख देते हैं। अरे नॉर्मल तो mg के बराबर ही होता है। ऐसा होता है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये फ्लो में हम लोग कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमको पता नहीं है कि ऐसे निकालना है, पता होने के बावजूद नॉर्मल को हम लोग को mg लिखने का आदत पड़ जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा सिचुएशन दिखता है जहां नॉर्मल mg हो रहा होता है। तो बस थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। 0.4 × 60 24 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ चुका है पहले से, डेफिनेटली नॉर्मल बढ़ा है तो लिमिटिंग को बढ़ना ही था। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज μk × n। तो 0.3 × 60 18 न्यूटन। ठीक है, अब ये तो आ गया स्टैटिक का लिमिटिंग वैल्यू और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू। यहां से फोर्स कितना लगाया जा रहा है? 22 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो स्लिपिंग को रोकने के लिए अगर हम लोग स्लिपिंग रोकना चाहते हैं तो फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? यहां पर फ्रिक्शन होना चाहिए 22 न्यूटन। क्या फ्रिक्शन 22 न्यूटन तक जा सकता है? बिल्कुल। लिमिटिंग का वैल्यू तो 24 न्यूटन है, 24 न्यूटन है। तो यहां पर स्लिपिंग नहीं होगा और F का जो वैल्यू है वो Fs है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और कितना लग रहा है? 24 न्यूटन नहीं लग रहा है। 24 न्यूटन क्या है? लिमिटिंग वैल्यू है। फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितने का जरूरत है। जरूरत किस चीज के लिए? स्लिपिंग को रोकने के लिए। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन इतना नहीं लगता है, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है। इतने तक लग सकता है, 0 से लेकर इस वैल्यू तक लग सकता है। कितना लगेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने का जरूरत है। जरूरत किस चीज के लिए? स्लिपिंग को रोकने के लिए, रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। तो इन सारे क्वेश्चन से फ्रिक्शन का कुछ इमेज बना है अपने दिमाग में।
एक रफ सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है, इधर से एक वेरिएबल फोर्स लगा रहे हैं F। ड्रॉ द ग्राफ, ऑफ F वर्सेस फ्रिक्शन। ये जो अप्लाइड फोर्स F है, ये F और फ्रिक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है कि जैसे जैसे ये F चेंज होगा उसके साथ फ्रिक्शन कैसे चेंज हो रहा है। ड्रॉ करते हैं। इसको हम लोग फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स कर लेते हैं। वाई एक्सिस पर फ्रिक्शन, एक्स एक्सिस पर फोर्स। तो फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स का ग्राफ हम लोग बना रहे हैं। तो देखते हैं, फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा स्लिपिंग को रोकने के लिए। अब फोर्स हम ग्रेजुअली बढ़ाते जा रहे हैं, तो शुरुआत में कुछ समय तक फ्रिक्शन का वैल्यू रहेगा F के बराबर। जितना है, ये 2 न्यूटन तो ये भी 2 न्यूटन, ये 4 न्यूटन तो ये भी 4 न्यूटन। तो फ्रिक्शन का वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर है कब तक? इफ F इज लेस देन इक्वल्स टू Fs मैक्सिमम। अगर अप्लाइड फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन या इससे कम है तो फ्रिक्शन का वैल्यू F के बराबर है। एंड इफ F इज ग्रेटर देन Fs मैक्सिमम तो फ्रिक्शन का वैल्यू, एक बार अप्लाइड फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो उसके बाद जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक के बराबर हो जाएगा। उसके पहले तक फ्रिक्शन कितना लग रहा है? उसके पहले तक फ्रिक्शन उतना ही लग रहा है जितना ये फोर्स है, जस्ट इसको बैलेंस करने के लिए। तो जब तक F का वैल्यू Fs मैक्सिमम से कम है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन जितना जरूरत होता है उतना ही लगेगा। तो ये F, ये 4 न्यूटन है तो ये भी 4, ये 5 है तो ये भी 5, ये 10 है तो ये भी 10, जब तक कि स्लिपिंग रोकने के लिए जितना चाहिए उतना लग रहा है। एक बार F का वैल्यू Fs मैक्सिमम से गया तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर, क्योंकि स्लिपिंग चालू हो जाएगा। तो पहले कुछ समय के लिए फ्रिक्शन इक्वल्स टू F, तो y इक्वल टू x टाइप का ग्राफ आ गया। ये y इक्वल टू x, ये जो वैल्यू है ये हो गया Fs मैक्सिमम। उसके बाद फोर्स फर्दर इससे बढ़ा तो अब फ्रिक्शन कांस्टेंट हो गया और ये ग्राफ जरा सा डिप करेगा। क्यों डिप करेगा? क्योंकि अब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लग जाएगा इस पॉइंट के बाद, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू से जरा सा कम होता है। अब फ्रिक्शन जो है, अब फोर्स कितना भी बढ़ा दो फ्रिक्शन कांस्टेंट हो चुका है, और फ्रिक्शन का ये वैल्यू ये वाला वैल्यू जो है वो F के काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर है। अगर μs और μk को सेम माना जाएगा, μs और μk का वैल्यू सेम है, तो ये ग्राफ यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा, डिप नहीं करेगा। बट प्रैक्टिकली μs और μk एक्चुअली में डिफरेंस होता है। तो ये सीधा गया, पहले y इक्वल टू x टाइप का ग्राफ, देन फ्रिक्शन जो है वो कांस्टेंट हो चुका है, तो यहां तक जाने का हल्का सा डिप किया एंड देन कांस्टेंट। तो ये हुआ अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स का ग्राफ। बात क्लियर है? चलते हैं आगे।
कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे 5 kg का ब्लॉक है, म्यू एस का वैल्यू 0.4, म्यू के का वैल्यू 0.3, इधर 12 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है और इस तरफ ये इधर इसके पास वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड का है। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ये अपने को कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहला काम तो वही कि स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू लिख कर रख लें। एफ एस मैक्सिमम म्यू एस इंटू एन, एन का वैल्यू यहां पर mg के बराबर है, तो 0.4 इंटू 5 इंटू 10 20 न्यूटन। एफ के म्यू के इंटू एन 0.3 इंटू 5 इंटू 10 15 न्यूटन। ये म्यू एस और म्यू के का वैल्यू हो गया। अब यहां पर फ्रिक्शन लग कितना रहा होगा, तो देखो यहां पर ये 12 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है और इधर वेलोसिटी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड का। इंपॉर्टेंट बात है ये वेलोसिटी। मेरा सीधा सा सवाल ये है, फोर्स तो गुमराह करने के लिए देखना, क्या इन दोनों के बीच में स्लिपिंग हो रहा है या नहीं? तो जवाब है हाँ, हो रहा है। ये ब्लॉक इस सरफेस पर चल रहा है, देयर इज रिलेटिव मोशन। टेंडेंसी नहीं है यहां पर, वेलोसिटी है अगर इस ब्लॉक के पास, तो ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर स्लिप कर रहा है, देयर इज रिलेटिव मोशन। और अगर रिलेटिव मोशन है तो वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा होगा। ब्लॉक ऐसे जा रहा है ना, इस तरह से स्लिप कर रहा है, तो रोकने के लिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये होगा, इधर लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ब्लॉक ऐसे जा रहा है ना। अब फोर्स किधर लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब स्लिपिंग हो रहा है ना, जब तक स्लिपिंग नहीं हो रहा होता तो स्लिपिंग के टेंडेंसी का अपोज किया जाता। अभी किसका अपोज किया जाएगा? स्लिपिंग का अपोज किया जाएगा। अब स्लिपिंग हो रहा है तो ये ऐसे जा रहा है, तो फ्रिक्शन इधर। तो बस F का जो वैल्यू है वो Fk के बराबर है 15 न्यूटन। बात क्लियर है? और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सपोज फिर से यही डायग्राम है, 5 kg का ब्लॉक है, म्यू एस का वैल्यू है 0.4, म्यू के का वैल्यू है 0.3। यहां से एक फोर्स F लगाया जा रहा है। Find acceleration of the block and friction force acting on the block if first
F is equal to 20 न्यूटन. सेकेंड, F is slightly greater than 20 न्यूटन. 20 न्यूटन से जरा सा ज्यादा है. अच्छा, जरा सा ज्यादा कितना? 20.0000000001, मतलब जस्ट ग्रेटर देन 20 न्यूटन. DF ज्यादा अमाउंट में. तो देखते हैं इस क्वेश्चन से क्या समझाया जा रहा है. देखो, सबसे पहला काम तो ये है कि भाई तुम स्टैटिक का और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू लिख लो. स्टैटिक का लिमिटिंग वैल्यू Fs मैक्सिमम μs इंटू n. ये अपना क्वेश्चन था. अब हम लोग सॉल्यूशन पे आ गए. μs इंटू n, तो 0.4 इंटू m इंटू g 20 न्यूटन. Fk म्यू के इंटू n, तो 0.3 इंटू 5 इंटू 10 15 न्यूटन. तो पहला, जब F का वैल्यू 20 न्यूटन के बराबर लग रहा है, तो अगर ये 20 न्यूटन है तो स्लिपिंग को रोकने के लिए हमको 20 न्यूटन का जरूरत है. फ्रिक्शन, क्या फ्रिक्शन 20 न्यूटन लग सकता है? हाँ, 20 न्यूटन तक तो लग सकता है. तो यहां पर F का जो वैल्यू है वो एकदम Fs मैक्सिमम के बराबर है. 20 न्यूटन पहुंच चुका है और एक्सेलरेशन 0 है. तो फ्रिक्शन जो है वो 20 न्यूटन है और एक्सेलरेशन 0. दूसरा जो बात है ना कि F इज स्लाइटली ग्रेटर देन 20, इसका मतलब ये है वैल्यू ऑलमोस्ट 20 है. 20.000000000001. तो हम लोग वैल्यू तो 20 ही लेंगे फोर्स का, बट ये बात सिर्फ ये बताने के लिए है कि अब जो है वो लिमिटिंग वैल्यू को सरपास कर चुका है. इसका मतलब अब ब्लॉक हिला, स्लिपिंग चालू हो गया. 20 न्यूटन से जरा सा भी ज्यादा हुआ तो स्लिपिंग चालू हो गया, और स्लिपिंग चालू हो गया तो अब यहां पर फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक लगने लगेगा, जिसका वैल्यू कितना है? 15 न्यूटन. तो 20 न्यूटन जब था तो फ्रिक्शन 20 लग रहा था. जरा सा 20 न्यूटन से ये ज्यादा हुआ और फ्रिक्शन अचानक से काइनेटिक पे आ गया. अब ये एक्सेलरेट कर रहा होगा तो फ्रिक्शन तो 15 न्यूटन लग रहा है और एक्सेलरेशन नेट फोर्स हो गया 20 माइनस 15 अपॉन मास. तो 20 तक एक्सेलरेशन 0 था. 20 से जरा सा ज्यादा हुआ और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आ गया. ठीक है. एक रफ सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है. अब ये खाली म्यू बोला गया है, इसका मतलब हम म्यू एस म्यू के सबको सेम मानेंगे, अलग अलग कंसिडर करने का जरूरत नहीं है. म्यू के का जरूरत पड़े या म्यू एस का, म्यू ही लेंगे. ठीक है. एक फोर्स इस पर एफ ऐसे लगाया जा रहा है. फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ so that block does not slip. हमको f का मैक्सिमम वैल्यू बताना है ताकि ब्लॉक स्लिप नहीं करे. तो ब्लॉक अगर स्लिप नहीं करेगा इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, उसको रोकेगा. फोर्स आगे लग रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे पीछे लगेगा इसको रोकने के लिए. जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा. तो ये अगर स्लिप नहीं करना चाहिए तो ये एफ जो है ये स्टैटिक के लिमिटिंग वैल्यू से एक्सीड नहीं करना चाहिए. तो एफ का मैक्सिमम वैल्यू तुम कितना लगा सकते हो? एफ एस मैक्सिमम के बराबर. लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है?
म्यू इंटू एन। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे बोल सकते थे कि एफ शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम। जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम या उसके बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर ये वैल्यू हमेशा इससे छोटा है या बराबर है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसके बराबर है। एफ हमेशा एफ एस मैक्सिमम के बराबर या उससे छोटा है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका इसके बराबर पहुंच सकता है। तो वही चीज हम लोग लिखे हैं। तो एफ मैक्सिमम इज म्यू और एन का वैल्यू है यहां पर एम जी। तो इससे ज्यादा फोर्स अगर लगाएंगे तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिचुएशन को थोड़ा सा बदला जाए। देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि फोर्स ऐसे एंगल पे लगा रहे हैं, थीटा एंगल पे। सवाल अभी भी वही है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप। इससे जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग याद रखेंगे। ये कई जगह डायरेक्टली यूज होने वाला है और इसमें मिस्टेक भी होता है। देखो हम फोर्स का कंपोनेंट किए तो इधर आया एफ कॉस थीटा और इधर आया एफ साइन थीटा। तो ये एफ कॉस थीटा है जो इसको इस सरफेस पे पुल करना चाह रहा है। तो स्लिपिंग नहीं हो तो एफ कॉस थीटा शुड बी लेस देन, फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा ना, तो एफ कॉस थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ एस मैक्सिमम से कम या उसके बराबर होना चाहिए। तो एफ कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। एफ कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। तो एफ इज लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी बाई कॉस थीटा। तो एफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ, तो ये हो गया म्यू एम जी बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये गलत है, ये गड़बड़ सॉल्यूशन है। तो भाई एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है? हम यही बताना चाह रहे थे कि इसमें गलती होता है, यही गलती होता है। अब एक्चुअली में क्या गलती क्या हुआ है समझो। यहां तक गलती नहीं था, एफ कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन तक तो ठीक था। एन को जैसे ही तुम एम जी लिखे गड़बड़ हो गया। ये देखो यहां एफ कॉस थीटा इधर आ रहा है, एफ साइन थीटा जो ऊपर जा रहा है ये नॉर्मल को चेंज करेगा। नॉर्मल अब एम जी के बराबर नहीं है, यही यहां पर मिस्टेक होता है। तो ये नॉर्मल लग रहा है ऊपर, नीचे एम जी। गलती क्या हुआ है? गलती ये हुआ है कि नॉर्मल इज नॉट इक्वल टू एम जी, जो हम थोड़ी देर पहले बोल भी रहे थे। वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखें तो हम लोग लिखेंगे n प्लस एफ साइन थीटा माइनस एम जी इक्वल टू 0। तो नॉर्मल का वैल्यू हो गया एम जी माइनस एफ साइन थीटा, नॉर्मल को डिक्रीज कर दिया ये। अब हम लोग ये बोलेंगे कि एफ कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू एफ एस मैक्सिमम। एफ कॉस थीटा जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम या उसके बराबर होना चाहिए, ठीक बात है। सो एफ कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन। यहां तक एकदम बात वैसे ही चल रहा है। बस नॉर्मल का वैल्यू अब ईमानदारी से पुट कर देते हैं। म्यू नॉर्मल का वैल्यू है एम जी माइनस एफ साइन थीटा। So f cos theta is less than equal to mu mg minus mu f sin theta। इसको इधर ले आओ तो f cos theta